नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल। आज मैं आपको कोटद्वार में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो पिछली 5 पीढ़ियों से कोटद्वार में विभिन्न रूप में सेवाएं दे रहे हैं। बताते हैं कि उनके जो पर दादाजी थे, स्वर्गीय श्री हीरालाल माहेश्वरी जी, वो एक पेड़ कटान का उनको एक ठेका मिला था और वो नजीबाबाद से बिलोंग करते थे। ये बात होगी कुछ 1886-87 की, और तब से वो कोटद्वार में हैं। जब कोटद्वार मंडी के रूप में सिद्धबली के नजदीक स्टैब्लिश हुआ था, तब से लेकर और आज जो वर्तमान कोटद्वार है, इसका सफर कैसा था, क्या क्या चैलेंजेस थे कोटद्वार में, किस तरीके से यहाँ पर चीजें डेवलप हुई धीरे धीरे अंग्रेजों के जमाने से लेकर और आज हम स्वतंत्र भारत में हैं, तो कोटद्वार ने क्या क्या देखा है, इस बदलाव के जो हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं वो गवाह हैं इस रूप में। उनकी 5 पीढ़ियों ने कोटद्वार को बदलते हुए देखा है और बनते हुए देखा है। तो आइए मिलते हैं आदरणीय श्री योगेंद्र गिलरा जी से। मैं योगेंद्र गिलरा कोटद्वार का रहने वाला हूँ और मैं श्री कांति प्रसाद माहेश्वरी जी का पुत्र हूँ, सबसे छोटा पुत्र हूँ। और हमारी पीढ़ी यहाँ पे 5 पीढ़ी जो है कोटद्वार में रहती आई हैं और यहाँ के उतार चढ़ाव से पूरी अच्छी तरह से उसमें शामिल रही हैं और जानकारी रही है। लगभग 1887 के करीब में कोटद्वार आए थे, जबकि उनको एक जंगल कटान का ठेका मिला था और कोटद्वार के लिए, और उसी समय जो है वो अपने परिवार सहित कोटद्वार मंडी जो सिद्धबली के नीचे और जो अपना वहाँ का उद्यान है उसके बीच में कोटद्वार मंडी हुआ करती थी, वहाँ पर बस गए थे। वहाँ पर फिर हमारे पूर्वजनों ने व्यापार किया और वहीं रहे। उसके बाद कोटद्वार धीरे धीरे विकसित होने लगा। चूँकि रेलवे लाइन कोटद्वार खो नदी के इस पार बनी थी, इसलिए वो जगह ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई। फिर उसके बाद 1910 के करीब में 2 दफ़े कोटद्वार मंडी की तरफ सिद्धबली के नीचे खो नदी में बाढ़ आई और ऊपर से लैंडस्लाइड भी हुए, तो वो बस्ती धीरे धीरे कम होने लगी। और चूँकि रेलवे स्टेशन मिलिट्री की वजह से बना था, जो कि और वो उस मंडी से लगभग 3 मील दूर था, तो इसलिए वो बस्ती धीरे धीरे उसका व्यापार कम होता चला गया। और ऊपर से जो है प्राकृतिक आपदा भी आई, तो ये मंडी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। दुगड्डा की मंडी जो है ज़्यादा विकसित हुई इस दौरान। 1918 के करीब में ये कोटद्वार जो है विकास की ओर चल पड़ा और यहाँ पे जो है लोगों को, जो लोग वहाँ कोटद्वार मंडी में थे, उन लोगों को यहाँ पे बसाया गया। ज़मीनें जो है लीज पे दी गई, ख़ास तौर से ये झंडा चौक का जो एरिया है इस तरफ, तो उसमें से एक हमारा भी परिवार था जिनको की ज़मीन जो है लीज पे दी गई। उस समय तक हमारी दूसरी पीढ़ी यानी कि मेरे बाबा जी श्री मुसद्दीलाल जी आ चुके थे, और मेरे पिताजी जिनका जन्म कोटद्वार के घोसीकत्ता यानी कि बलभद्रपुर के घोसीकत्ता में हुआ था 1906 में, तो वो एक युवा होने की कगार पे थे। और लेकिन चूँकि कोटद्वार में कोई शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। तो मेरे बाबा जी जो थे वो चाहते थे कि वो व्यापार में रहें अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरे बाबा जी के जो बड़े भाई थे श्री राम स्वरूप माहेश्वरी जी, वो जो है उन्होंने मेरे पिताजी को प्रेरित किया और उनके बेटे श्री ज्योति प्रसाद जी माहेश्वरी जो कोटद्वार में एडवोकेट रहे हैं, और उन्होंने भी प्रेरित किया, और वो फिर जो है नजीबाबाद में उन्होंने एडमिशन लिया 1917 के करीब में। तो 1917 के बाद से चूँकि उस ज़माने में शादी ब्याह जल्दी हो जाते थे, और तो मेरे पिताजी का भी 8वीं या 9वीं कक्षा में जब वो थे 1923 में, उस समय उनका विवाह हो गया
और लेकिन गोना नहीं हुआ। अब जब उन्होंने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न में कंप्लीट किया 1926 में, उसके पश्चात ही उनका गोना हुआ। तो वो एक्टिविटीज़ जो कोटद्वारा के लिए थी ज़रूरी, कोटद्वारा के विकास के लिए ज़रूरी थी, वो 1920 के पश्चात से ही जो है अस्तित्व में आने लगी। तो जो मेरे पिताजी के जो ताऊ जी थे श्री राम स्वरूप मल जी, वो भी काफ़ी एक्टिव थे और उन्होंने और लोगों ने कोटद्वारा के जो और लोग थे और भाबर के इलाके के काफ़ी लोग थे, उन सब ने मिलके जो है कोटद्वारा धर्मशाला के निर्माण का संकल्प लिया। और लगभग ये बात होगी 1924 के करीब की। और उस समय जो है काफ़ी मेहनत करी गई। उन्होंने एक पैम्पलेट भी निकाला जिसको कि अभय प्रेस देहरादून में छापा गया था, और इसमें पंचायती धर्मशाला कोटद्वारा गढ़वाल करके लिखा हुआ था। जो मुख्य बात थी वो इसमें पैम्पलेट में ये थी कि ये लिखा था कि गढ़वाल अर्थात पावन उत्तराखंड के मुख्य 2 द्वार कोटद्वार व हरिद्वार हैं, किंतु जिस प्रकार हरिद्वार ऋषिकेश आदि में अगणित दानवीरों की अगणित धर्मशालाएं हैं, यहाँ कोटद्वार में एक भी धर्मशाला अभी तक नहीं थी जिससे यात्रियों मुसाफिरों का कष्ट निवारण हो सकता। गढ़वाल से बाहर आने जाने वाले व्यापारी, नौकरी पेशा वाले तथा यात्री सभी इसी मार्ग से गुजरते हैं, किंतु यहाँ धर्मशाला की अभावता से इन सबको कष्ट होता है। ये भी इस पैम्पलेट में लिखा हुआ है कि पुराने बाजार कोटद्वार में 4 धर्मशालाएं थी जो कि मंडी के नष्ट हो जाने से वो भी नष्ट हो गई हैं। यह स्थान जहां रेलवे स्टेशन से 2 मील दूर था, तो इस स्थान के लिए धर्मशाला की ज़रूरत थी। और ये एक तरह से अपील थी कि दानदाताओं को आगे आने के लिए। और इसमें 2 कविताएं भी लिखी हैं, और जो कि श्री कृपाराम मिश्र मनहर जी ने लिखी हैं। कृपाराम मिश्र मनहर जी भी कोटद्वारा के विकास से काफ़ी जुड़े। तो इसमें जो नीचे 2 नाम है, उसमें लाला राम स्वरूप मल माहेश्वरी मैनेजर लिखा हुआ है, और लाला बिहारी लाल लल्लू मल जो उसके कोषाध्यक्ष होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, लाला राम स्वरूप मल माहेश्वरी जो कि मेरे पिताजी के ताऊ जी थे, वो लगभग 1927 में उनकी प्लेग की वजह से डेथ हो गई थी। और चूँकि मेरे पिताजी ने 1926 में, या ज्योति प्रसाद जी ने 1926 में LLB कंप्लीट किया, मेरे पिताजी ने हाई स्कूल कंप्लीट किया और मुख्तारशिप कंप्लीट करी। तो ये लोग इस धर्मशाला के शुरुआत में शामिल नहीं थे, बल्कि उनके फादर या ताऊजी शामिल थे। ये धर्मशाला 1924 के करीब जो है अस्तित्व में आना शुरू हो गई थी। जो वर्तमान में धर्मशाला जिस स्थान पे है, ये उसी स्थान की बात हो रही है। इस रजिस्टर में ये लिखा हुआ है, बड़ा पुराना रजिस्टर है, बड़े थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में भी है। अच्छा, शुरू में जो रामलीला हुआ करती थी वो धर्मशाला के प्रांगण में ही होती थी। उसमें जो है लकड़ी के बांस से भी जो है टियर सिस्टम भी बना दिया जाता था, जिससे कि ज़्यादा संख्या में लोग उसे देख सकें। ये वर्तमान में जो टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग है, और इसके बाद में एक गली है, और गली के बाद एक मकान है। उस मकान को एजेंसी का मकान पहले कहा जाता था, और उसमें ही जो है ये मीटिंग्स वगैरह हुई थी। तो उस पॉइंट पे भी जो है वहाँ से लेके और जो टंकी तक, जो हनुमान मंदिर के पीछे जो टंकी है वहाँ तक की जो जगह थी वो खाली जगह थी, तो वहाँ पे भी रामलीला हुआ करती थी उस समय। वो तो खैर हमारे सामने भी हुई, ये लगभग 1955 से लेकर 1960 तक की बात है। हम लोग छोटे बच्चे थे, बड़ा आनंद आता था, अपनी बोरी या ईंट लेके जाते थे, वहाँ पे बैठ जाया करते थे, या पहले जाके बिछा दिया करते थे। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। छोटे छोटे हमारे फादर वगैरह सभी जितने कोटद्वार के परिवार थे, जो यहाँ के रहने वाले थे या भाबर के थे, वो परिवार भी उसमें जो है विभिन्न पात्र बना करते थे। 1925 से या 26 से आगे बढ़ते हैं, उस समय मेरे फादर हुए या उनके जो समान आयु के जो यहाँ पे कोटद्वार में व्यक्ति होंगे, उन लोगों ने काफ़ी जो है कोटद्वार के डेवलपमेंट के विषय में काफ़ी सोचा कि किस किस तरह से। उसमें ये भी था कि
सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी, और यहाँ की सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए भी, शिक्षा के विकास के लिए भी, उन सब चीज़ों के लिए धीरे धीरे उन लोगों ने सोचना शुरू किया। महत्वपूर्ण इसमें आया कि यहाँ पे कोटद्वार में जो है कोई शैक्षणिक संस्था नहीं थी जिसमें कि जो है बच्चों को जो है शिक्षा मिल सके। तो इसके लिए सर्वप्रथम प्रयत्न किए गए और लगभग जो है 1936-37 के करीब में यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल खोला गया और उसमें एक यहाँ पे श्री मैसी थे, एसएस मैसी, उनको जो है उसका हेडमास्टर बनाया गया। वो एक किसी मकान को किराए पे लेके वो स्कूल स्टार्ट किया गया। फिर ये हुआ कि जो वो मकान जो किराए पे था, उस मकान के जो मकान मालिक थे उन्होंने जो है कहा कि ये मकान मुझे वापस चाहिए और आप इसे खाली कर दीजिएगा। तो जो हेडमास्टर एसएस मैसी थे, उस समय मेरे फादर श्री कांति प्रसाद माहेश्वरी जी उसमें उस संस्था में, स्कूल की संस्था में सेक्रेटरी थे, सचिव थे। तो उनके वो लेटर है उनका, मैसी जी का अभी मेरे पास। उन्होंने कहा उसमें कि लिखा कि मकान मालिक अपना मकान वापस चाहते हैं और आप जो है बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के प्रबंध के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिएगा। जो वर्तमान में पब्लिक इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जहाँ पे है, वो ज़मीन पहले एक ज़मीन थी और जर्मन गार्डन के नाम से वो जानी जाती थी। वो किसी जर्मन के कोई जर्मन का व्यक्ति होगा, उसके नाम से जो है जर्मन गार्डन के नाम से ही जानी जाती थी। वो खाली ज़मीन थी और गवर्नमेंट के पास थी। तो ये हुआ कि उस ज़मीन को एक स्कूल के लिए अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर साथ साथ ये भी सोचा कि जो स्कूल के लिए जो है गवर्नमेंट की हमें असिस्टेंस भी मिल जाए, उसको स्कूल को चलाने के लिए फीस भी देनी पड़ेगी, ये तमाम चीज़ होंगी। तो उसके लिए जो है डीएम को जो है सब लोगों ने यहाँ से संपर्क किया। तो डीएम ने ये शर्त रखी कि आप लोग अगर जो है ये ज़मीन जो है लेना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर आप लोग बाज़ार से जो है 10,000 रुपये का चंदा इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद ये ज़मीन जो है स्कूल के नाम हो जाएगी। ये चीज़ जो है उन्होंने ये शर्त रखी। तो तब जो है ये एक दान की और मुहिम उस समय भी शुरू हुई, उस समय स्टार्ट करी और फिर उसमें सफलता मिलनी शुरू हो गई। इसी के मुतल्लिक जो है कई रसीदें जो हैं मेरे पास हैं, जो कि स्कूल के उस समय उसका नाम जो है एंग्लो वर्नाकुलर इंडस्ट्रियल स्कूल हुआ करता था और उसके नाम से जो है रसीदें कटी 1938-37 के करीब में, 39 में भी कटी। और इसमें भाबर में सभी जगह जो है कई सभाएँ की गई। हर एक सभा के लिए हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है जिम्मेदारी दी गई कि वो उस सभा को अरेंज करे, वहाँ पे ऑडियंस भी आए और सब लोग जो है उसके प्रति जागरूक रहें कि शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए जो है हमने क्या क्या करना है, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा दानदाता सामने आए। तो इसी प्रकार ये काम आगे बढ़ता गया और इसमें सफलता मिलती चली गई। स्कूल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसको बाद में जो है गवर्नमेंट की एड भी मिलनी शुरू हो गई और ये पहले 6ठी क्लास तक रहा, फिर 8वीं क्लास तक मिडिल स्कूल हो गया और फिर जो है ये 10वीं क्लास तक हो गया। 10वीं क्लास में ये 1948-49 के करीब में इसमें जो सबसे पहले प्रधानाध्यापक थे और जो काफ़ी साल तक रहे, श्री बिशंबर दत्त भौखंडी जी, वो 1948-49 में यहाँ पे प्रधानाचार्य नियुक्त हो गए और उन्होंने फिर इसको स्कूल को उनके काल में काफ़ी आगे बढ़ा। शुरू में इसका नाम एंग्लो वर्नाकुलर इंडस्ट्रियल स्कूल रखा गया था और आज़ादी के बाद इसका नाम फिर पब्लिक इंटर कॉलेज अस्तित्व में आ गया था। और फिर ये जब इसको गवर्नमेंट ने अपने अधिग्रहण किया तो उसके बाद इसका नाम GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो गया। इस तरह से धर्मशाला के मैंने बारे में बताया, आपको रामलीला के बारे में बताया, स्कूल के बारे में बताया। इसी तरह से जो है और भी कई फील्ड्स में जो है स्पोर्ट्स के फील्ड में यहाँ पे सबसे बड़ी कमी जो है
स्पोर्ट्स के लिए मैदान का ना होना था। तो लेकिन चूँकि उस समय तक तो मिलिट्री का मैदान खाली रहता था, जो आम चौड़ का मैदान है, तो सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वहाँ हो जाया करती थी। लेकिन अब मिलिट्री ने वो भी अधिग्रहण कर लिया, तो लेकिन अब नीचे स्पोर्ट्स स्टेडियम अब अस्तित्व में है। और लेकिन फिर भी खेल के मैदानों की कोटद्वारा में जो है और भी अति आवश्यकता है, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ और ज़्यादा अच्छे बच्चों को अवसर मिले और आगे बढ़ के आए, वो उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है। कोटद्वारा में यहाँ पे GMOU गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन, ये 1941 में अस्तित्व में आई। यहाँ पे गाड़ियाँ तो लोग काफ़ी समय से ले रहे थे। उस समय हार्ड टायर्स की गाड़ियाँ आती थी, लगभग ये मेरे पास रिकॉर्ड में है 1927 या 28 के करीब में भी जो है इस तरह की गाड़ियाँ लोगों ने खरीद ली थी। सड़कें तो उस समय जो है अपनी वैसी ही होंगी, मेटल रोड, अनमेटल रोड होंगी, जो कि बाद में मेटल्ड हो गई। तो स्कूल के संबंध में एक चीज़ और बताऊं कि 1939 में जो अंग्रेज़ों का राज्य था, लेकिन प्रीमियर जो है यूपी के संयुक्त प्रांत के पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है यहाँ पर कोटद्वारा आए, और उनका एक मेरे पास वो भी है, अभिनंदन पत्र भी है, जो कि कोटद्वार की जनता ने उनको दिया होगा उस समय 1939 में। और ये ख़ास तौर से आए थे गाड़ी सड़क को खोलने के लिए। गाड़ी सड़क खोलने का मतलब ये है कि फतेहपुर से गुमखाल और सतपुली के लिए सड़क खोलनी। तो उस समय जो है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, और उनके पास टाइम था। तो यहाँ जो स्कूल के लिए प्रयत्न कर रहे थे, जो लोग प्रयत्न कर रहे थे, उन लोगों ने उनको संपर्क किया और स्कूल का शिलान्यास भी उनके द्वारा करवा दिया। और 1947 के करीब में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है ट्रेडर्स एसोसिएशन कोटद्वारा गढ़वाल का, तो जो कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर साहब कोटद्वारा को लिखा है, और इसमें जो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के और कार्यकारिणी के नाम हैं वो उसमें दिए गए हैं। जैसे कि गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियंस के बारे में मैंने आपको बताया, GMOU जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक रिपोर्ट मेरे पास है 1952-53 की। इसमें पूरी डिटेल्स, छोटी सी किताब है लेकिन पूरी काफ़ी डिटेल्स में दी गई हैं। 51 और 52 के करीब में नयार नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। उस समय क्या होता था कि गाड़ियां जो हैं, कुछ गाड़ियां तो नयार नदी के इस तरफ रह जाती थी और कुछ गाड़ियां नयार नदी के पार रह जाती थी। पार में वो गाड़ियों को इस तरह से ले जाते थे कि उसका जो है चेसिस ले गए, उसको फिर वहाँ पे डिसमेंटल करके, इधर डिसमेंटल करके उधर जोड़ लेते थे, और उधर से गाड़ियाँ फिर आगे के लिए जाती थी। तो वो सब गाड़ियाँ जो हैं 51 में अगस्त सितंबर की बात होगी, तो वहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आई नयार नदी में। सब ड्राइवर कंडक्टर ने सोचा कि ये बाढ़ ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे जो है अपने आप पानी नीचे हो जाएगा, लेकिन पानी कम नहीं हुआ। धीरे धीरे वो लोग जो है गाड़ियों की छतों पे आ गए, जो भी उसके अंदर बैठे हुए थे। रात का समय था और फिर भी नहीं बचे, तो गाड़ियां जो है बह गई। लगभग 20-25 गाड़ियां उस समय जो है सतपुली में बह गई। तो ये सब इस वाली रिपोर्ट के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट है इनकी, GMOU की, सभी के लिए जितने भी यहाँ पे मंत्री या कोई भी राजनीतिक नेता आते थे, उन सब के लिए भी जो है एक ना एक अभिनंदन पत्र जरूर होता था। तो ये अभिनंदन पत्र माननीय श्री अली जहीर महोदय, मंत्री न्याय तथा स्वायत्त शासन विभाग उत्तर प्रदेश के लिए है। ये अध्यक्ष और सदस्यगण नोटिफाइड एरिया, पहले हमारी जो है नगर पालिका ना होकर नोटिफाइड एरिया हुआ करता था, तो उसकी तरफ से ये है। अब ये बात आई नोटिफाइड एरिया की। कोटद्वार नोटिफाइड एरिया की जो पहली एनुअल रिपोर्ट थी, जिसके की प्रधान वकील श्री ललिता प्रसाद जी नेथानी थे, जो कि सत्यपथ अखबार निकाला करते थे, वो इसके प्रधान थे। वो इन्होंने पूरा इसमें डिटेल्स काफ़ी दे रखी हैं कि किस तरह से क्या क्या सुविधाएं की गई, किस तरह से हमने नए बाज़ार बनाए, किस तरह से हमने स्वास्थ्य की और सफाई की व्यवस्था करी, वो सब इसके बाद है। इसके बाद एक अगले ही साल की एक रिपोर्ट और है
1951-52 की। इस रिपोर्ट में भी ज़्यादातर यही चीज़ें हैं और इसमें उनके जो जिलाधीश थे उस समय के उनके भी फ़ोटो वगैरह हैं और ललिता प्रसाद नैथानी जी के भी फ़ोटो हैं और राज्यपाल कोटद्वार में आए उस समय और उनको भी अभिनंदन पत्र दिया गया। ये 4 मई 1953 को जो नगर पालिका इसका भवन इस समय बना हुआ है उसी हालत में अभी भी है जो 1953 में था। तो उसके बाहरी जो मालवीय उद्यान पूर्वी जो है ईस्ट में जो है वो खुला हुआ होता था, तो वहाँ पे मीटिंग का एक दृश्य इसमें दिखाया हुआ है। इसी में और भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं और इसमें जो सिद्धबली जी के नीचे जो एरिया हुआ करता था जहाँ पे इस समय वर्तमान में एक धर्मशाला बनी हुई है वो भोटिया कैंप हुआ करता था। वहाँ पे जो है ये भोटिया कैंप का भी एक दृश्य इसके अंदर यहाँ पे ऊपर दे रखा है और जो उस समय का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है नगर पालिका का उसका पूरा का पूरा फ़ोटो इसमें दिया हुआ है। एक सिद्धबली जी का पुराना फ़ोटो इसमें ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है। सिद्धबली जी पुराने समय में कैसे दिखाई देते थे वो दिखाया हुआ है और कोटद्वार का बाजार झंडा चौक की तरफ से एक फ़ोटो यहाँ से ऊपर की तरफ लिया गया है इसमें ये वाला, और जिसमें कि आखिर में जो है म्यूनिसिपैलिटी भवन जो बन चुका था उस समय तक उसका भी छोर दिखाई दे रहा है। और पीछे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जो ये नगर पालिका वो स्टेशन रोड पे जो मार्केट बनाया था ये उसका दृश्य है वो भी दिखा रखा है। और एक मेडिकल कैंप है आई हॉस्पिटल में वो उसको दिखाया हुआ है। और गढ़देवा कोटद्वार में हम लोग जब बच्चे थे तो बड़े उसमें पार्टिसिपेट या देखने जाया करते थे। सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स की गतिविधियों को बड़ा चार्म रहता था कि गढ़देवा होने वाला है कोटद्वार में, हर एक तीसरे या चौथे साल या 5वें साल नंबर आता था तो बड़ा उसमें मज़ा रहता था और बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते थे और अच्छे गतिविधियां देखने को मिलती थी और एक बूस्ट मिलता था खिलाड़ियों को। तो गढ़देवा हमेशा जो है बहुत अच्छा रहा। और इसी तरह का म्यूनिसिपल बोर्ड का फिर 56-57 की भी मैगज़ीन है। एक मैगज़ीन जो मेरे पास है ये गढ़वाल आर्य सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ 1946 में, उसकी मैगज़ीन है। हाँ, मैंने एक चीज़ आपको बोली कि इसका नाम जो है पब्लिक इंटर कॉलेज पड़ गया था 1949 में या 50 में, लेकिन नहीं, पहले नाम इसका पड़ा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कोटद्वार गढ़वाल और उसके बाद ही जो है ये नाम जो है पब्लिक इंटर कॉलेज जब इंटर क्लासेस इसमें शुरू हो गई होंगी तब पड़ा। ये उस समय की मैगज़ीन है। उस समय इसके संपादक श्री सदानंद सोनी जी बहुत अच्छे अध्यापक थे, BA BT, और पंडित राम प्रसाद मैठानी शास्त्री जी वो इसके संपादक रहे इस मैगज़ीन के। इसके बाद इसके 3य वर्ष का भी अंक मेरे पास है। उस समय भी ये पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल था। ये पुराने रिकॉर्ड्स हैं। और इसके बाद फिर वर्ष 5 का 1954-55 का भी उस समय पब्लिक इंटर कॉलेज हो गया। इस मैगज़ीन में ये पब्लिक इंटर कॉलेज लिखा हुआ है ऊपर स्टार्टिंग में, और इसमें दिखाया हुआ है पीछे प्रार्थना करते हुए बच्चों को दिखाया हुआ है। और पीछे जो है हमारा चरक का डांडा और ये सामने वाले पहाड़ भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये कोटद्वार की कुछ गतिविधियां उस समय थीं। और मैंने ख़ास तौर से मैं 1949 में मेरा बर्थ हुआ अक्टूबर 26 को, और अब मैं लगभग अपने 75वें वर्ष को कंप्लीट करने वाला हूं। जब मैं 3 या 4 वर्ष का होऊंगा तो मुझे स्कूल भेजना शुरू कर दिया होगा। तो सबसे पहला मेरे को अपने बचपन का स्कूल जो है ये नगर पालिका का आधारित विद्यालय था जो पब्लिक इंटर कॉलेज के बिल्कुल बगल में था। अब उसको पब्लिक इंटर कॉलेज में ही ले लिया है, वो आर्य कन्या पाठशाला से मिला हुआ है। उस स्कूल में सबसे पहले मैं गया। वो पहले आधारित विद्यालय होता था, 5वीं क्लास तक होता था। तो उस समय का ध्यान है कि हम लोग जो है तख्ती बुख्ता में जो है वो कमेटा होता था जो सामने के पहाड़ से जो है हम लोग लाते थे, जो लाल पुल के इधर की तरफ पहाड़ है, और उस पहाड़ से जो है मिट्टी घोल के उसमें एक कलम बनाते थे और तख्ती में जो है तख्ती हुआ करती थी और गोटा लगा के उसको चमकाते थे और रोज़ाना के रोज़ाना सफाई करते थे। तो वो भी दिन थे और आज के भी दिन हैं। और फिर कापियाँ शुरू हो गई,
फिर कंप्यूटर शुरू हो गए। ये एक नोटिस है जिसको कि मेरे बड़बाबा जी ने किसी के नाम भेजा है, और इसमें विक्टोरिया के स्टैम्प्स हैं, और जिसमें 17 मई 1898 की मोहरें बिल्कुल साफ दृष्टिगोचर होती हैं। और इसमें कोटे द्वारा, जहाँ से रजिस्टर लेटर भेजा गया है, वो कोटे द्वारा पोस्ट ऑफिस से भेजा गया है, और इसको जो है इसमें लिखा लेने से इनकार करता है। तो ये वापस, क्योंकि ये नोटिस था तो ये वापस ही आ गया, अपने एडी के साथ ही आ गया। इसको भेजने वाले का नाम भी यहाँ पीछे है एडी के अंदर, हीरालाल माहेश्वरी, कोटे द्वारा। लेकिन ख़ास बात इसमें एक और है कि इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, तो उस समय जो मोहर पोस्ट ऑफिस के पास होगी वो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की होगी, कोटे द्वारा के साथ। तो ये ख़ास बात है इसमें। तो 1898 का ये नोटिस है, सर्व किया, लेकिन हो नहीं पाया सर ये, तो इसलिए वापस आ गया। ये मेरे पिताजी ने प्रिजर्व करके रखा, और उसके बाद मैंने प्रिजर्व करके रखा इसे। उर्दू में लिखा हुआ है जो है, एक स्टैम्प पेपर है, और जिसमें विक्टोरिया का जो है स्टैम्प पेपर में विक्टोरिया बनी हुई है, 2 रुपीज़ 8 आनास का। तो उस समय देख लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से जो इसमें तारीख, जो मैंने किसी उर्दू पढ़ने वाले को बुलाया था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि 1890-95 के करीब का डॉक्यूमेंट है। तो उस समय 1890-95 में 2 रुपये 8 आने का स्टैम्प पेपर लगा हुआ है। तो उस समय 2 रुपये 8 आने की क्या वैल्यू रही होगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ये मेरे पर बाबा श्री हीरालाल जी के टाइम का डॉक्यूमेंट है। इसमें आप इसका वाटर मार्क भी देख सकते हैं, कितना स्पष्ट और कितना वो दिखा रखा है वाटर मार्क। 4 आने का स्टैम्प पेपर है, इसमें विक्टोरिया बनी हुई है, ये भी मेरे पर बाबा जी के समय का है, और इसमें ये भी उर्दू में है। तो उस समय सारा अदालती काम जो है उर्दू भाषा में ज़्यादातर होता था, हो सकता है कि अंग्रेज़ी में भी होता हो, जो है उसको एकदम से पढ़ नहीं सकता, ये उन्होंने मेरे को बताया। मैं यहाँ पे मस्जिद के किनारे वो जो रज़ाई बुनने वाले हैं उनको दिखाया, उनसे पढ़वाया था मैंने। ये एक स्टैम्प और है, इसमें भी विक्टोरिया का है, ये भी 4 आने का है। इसमें तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है हीरालाल, यानी कि मेरे पड़बाबा जी का नाम है। 26 सितंबर 96 ये डेट ऑफ एप्लीकेशन है हीरालाल जी की तरफ से, जो कि मेरे पड़बाबा जी का नाम है। और इसमें यहाँ पे स्टैम्प में जो एक मोहर और है 96 सितंबर, तो 96 सितंबर विक्टोरिया है, तो 1996 तो हो नहीं सकता, 1896 ही हो सकता है। तो ये रजिस्टर चंदा है धर्मशाला कोटद्वारा का, और ये फादर ने लिखा हुआ है 9/11/1930 ईस्वी। 1930 के चंदे का रजिस्टर है। सबके जिन लोगों ने 2 रुपये, 1 रुपये, 8 आने, 4 आने भी दिए लोगों ने, सब लोग सहायता करते थे। ये एक धर्मशाला का एक रजिस्टर और है नीले रंग का, और इसमें ये 1941 का रजिस्टर धर्मशाला है, और ये लिखा हुआ है इसमें कि 1 जनवरी 1941 से ये शुरू हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि ये इसमें दस्तखत हैं पंडित बालीराम भट्ट कोटद्वार के, उनको ही मैनेजर भी लिखा हुआ है। अब बालीराम भट्ट जी बहुत साल तक जो है यहाँ पे मुख्य पंडित रहे हैं इसके हमारे, और फिर उनके परिवार के लोग ही जो है यहाँ पे जो है मुख्य पंडित हुआ करते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से अभी भी कोई जो है उनके परिवार के हो या नहीं हो, लेकिन काफ़ी साल तक रहे, और इन्होंने तो बहुत ही सेवा करी है पंडित बालीराम भट्ट जी ने। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये लिखी हुई है कि 4/3/41 को धर्मशाला से मंगलवार 1 तसला व ब्रह्मचारी सिद्धबली के मंदिर में ले गए हैं। 1941 को ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसका मतलब सिद्धबली मंदिर उस समय अस्तित्व में था, और वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो है हो रहा था, जिसकी वजह से ये तसला और ब्रह्मचारी जो ले गए हैं। और फिर लिखा हुआ कि एक और तसला ले गए, एक और भी चीज़ लिखी हुई है, तो ये सब सिद्धबली मंदिर के लिए है। तो ये इसमें ये भी लिखा हुआ कि इस रजिस्टर की कॉस्ट जो है 10.5 आने की है, और इसमें रजिस्टर में ख़ास तौर से ये मेंशन है कि
कौन लोग आए, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, मतलब जो रहने के लिए आए धर्मशाला में, उनकी जाति, उनका गांव, उनकी पट्टी, उनका ज़िला, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हो, और रवानगी किस तारीख में है, और दस्तखत, ये सारी डिटेल जो है पूरी की पूरी जो है धर्मशाला में उस समय मेंटेन होती थी ये वाली। तो इसमें वो भी मेंशन है कि जिन लोगों ने अपने बच्चों की शादी उस समय वहाँ पे कराई होगी, वो भी इसके अंदर मेंशन है। हाँ, एक चीज़ जो बीच में रह गई, वो यहाँ पे एक पुस्तकालय भी खोला गया, प्रेम पुस्तकालय उसका नाम था, और ये पुस्तकालय का रजिस्टर है, और इस रजिस्टर में भी तारीख ये भी 1930 से है, ये वाला रजिस्टर भी। तो इसमें सब लिखे हुए हैं कि कौन सा समाचार पत्र कौन सी तारीख का कौन ले गया और उन्होंने कब वापस किया। जो वर्तमान में झंडा चौक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें एक इनविटेशन लेटर है नोटिफाइड एरिया की तरफ से या म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, जो कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन के लिए होगा। तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है सुबेरे की जो रैली जो होगी वो कहाँ के किस किस स्थान से शुरू होगी और किस किस रास्ते को से जाएगी। तो उसमें झंडा चौक का नाम जो है जवाहर चौक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। साप्ताहिक अखबार का 8वां पेज है ये, गढ़वाल हितैषी। यह है सोमवार 16 मार्च 1931 का। इसमें खास बात यह है कि इसमें एक न्यूज़ है कोटद्वारा में होली का जलसा। तो ये मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ। मुकाम कोटद्वारा में इस साल होली का जलसा बहुत सज धज के साथ मनाया गया। खास खूबसूरती इस बात की यह रही कि पिछले सालों की होलियों में जिस तरह से मोची पत्र से खोपड़ों की मरम्मत की जाती थी, अब के साल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ के काबिल वकील बाबू ज्योति प्रसाद, वो बाबू कांति प्रसाद मुख्तार साहब व और भी दीगर चंद मुअज़्ज़िज़ साहिबान के इंतज़ाम से दुल्हनी के रोज़ व दूसरे रोज़ प्रहलाद नाटक खेला गया, जिससे लोगों का मनोरंजन भी हो गया और नसीहत भी मिल गई। अगर इसी तरह से सब जगह इस होली के त्यौहार पर नाटक वगैरह के ज़रिए खुशी मनाई जावे तो लोगों को फोश बातें बककर उधम मचाने का मौका नहीं मिले। हम बाबू ज्योति प्रसाद वकील साहब व बाबू कांति प्रसाद मुख्तार साहब व कोटद्वारा के बाशिंदगण को इस अच्छे इंतज़ाम के लिए धन्यवाद देते हैं। बल्लभ हो सकता है कि संपादक हों। इसमें ख़ासतौर से एक चीज़ जो इसमें कही गई है कि पिछले सालों की होलियों में जिस तरह से मोची पत्र से खोपड़ों की मरम्मत की जाती थी, मोची पत्र से मेरा मतलब हो सकता है कि उनका मतलब जूते से हो। ये स्वतंत्रता दिवस समारोह का 15 अगस्त 1954 को मनाने का आयोजन किया गया है और इसमें अध्यक्ष हैं प्रताप सिंह चौहान और खाम सुप्रिंटेंडेंट पुष्कर सिंह देवपा। ये लिखा है 15 अगस्त 1954 6 बजे से पौने 7 बजे तक प्रातःकाल, प्रभात फेरी जवाहर चौक से सीधे बाजार, अस्पताल से कालाबड़ से मिशन, फिर कॉलोनी, फिर विद्यालय मार्ग और फिर रेलवे स्टेशन होते हुए वापस जवाहर चौक। और फिर 7 बजे प्रातः जवाहर चौक से श्री जगमोहन सिंह नेगी, उप मंत्री वन विभाग उत्तर प्रदेश के करकमलों द्वारा झंडारोहण। समस्त राजकीय कर्मचारी जवाहर चौक पर उपस्थित रहेंगे। आर्य कन्या पाठशाला की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान तथा पुलिस द्वारा मार्च पास्ट। समय जो है मकान जो बनते थे कड़ियों के बनते थे और ऊपर जो है सुर्खी इनके ऊपर रहती थी और इसको अभी भी जो है ये 100 साल हो जाएंगे इनको इस मकान को बने हुए। ये अभी तक जो है बस सिर्फ पेंट करा रखा है और अभी तक जो है इसी के सहारे पूरा जो है 2 मंजिला इसी के ऊपर टिका हुआ है। डायरी मेरे पूज्य बाबा जी श्री मुसद्दीलाल जी और मेरे पूज्य पिताजी श्री कांति प्रसाद जी के हाथों के द्वारा लिखी गई है। वैसे डायरी 1916 की है और इसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स भी दे रखी हैं। ईस्ट इंडियन रेलवे के हर एक रेलवे स्टेशन का नाम, पूरे सारे स्टेशन इसमें हैं। इसके अलावा इसमें टाइमिंग्स, ज्योतिष की बातें, वो सब चीज़ें हैं और शुभाशुभ विचार और पंचांग है उस साल का। सन 1916 ईस्वी का पंचांग है, संवत 1972 और 73, 57 साल का डिफरेंस होता है ईस्वी में और संवत में। तो ये डायरी जो है मेरे
ये मेरे ग्रैंडफादर की राइटिंग है, उन्होंने लिखी हुई है, और जो हिंदी में लिखा हुआ है वो मेरे फादर के हाथ का लिखा हुआ है। तो ग्रैंडफादर ने तो 1916 की तारीखों के हिसाब से अपनी चीज़ें लिखी होंगी, और मेरे फादर ने जब वो पढ़ने चले गए, उन्होंने अब उसकी तारीख लिखी हुई है 22/7/1923, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर जो है मुंडी भाषा में लिखी हुई हैं। उस समय मुंडी का प्रचलन था। अब हम तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन मुंडी के जानकार कोटद्वारा में काफ़ी लोग होंगे जो कि इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो पूरी डायरी इसमें इसी तरह से मेंटेन की गई है, और मुझे काफ़ी चीज़ें जो अपने फादर के बारे में मालूम चली, इस डायरी से भी चली। और लेकिन मेरे फादर के साथ एक बात और थी कि वो बाद में मुख्तार बने। हाई स्कूल उन्होंने 1926 में किया, और 1926 में ही जो है मुख्तारशिप कर ली। मुख्तारशिप के बारे में मैं बताऊं कि जैसे आजकल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा होता है, उसी तरह से उस समय जो है वकालत में भी जो है डिग्री और डिप्लोमा होता था। तो LLB को तो डिग्री कहते थे और मुख्तारशिप को डिप्लोमा कहते थे। तो मुख्तारशिप वाला भी जिन्होंने किया हुआ है वो भी जो है वकील बन सकता था, और डिग्री वाला तो LLB करा हुआ है वो तो वकील बनेगा ही। तो फादर ने उसके बाद जो है अपने, जब वो मुख्तार बने तो उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी। यहाँ पे लैंसडाउन में जाया करते थे वो, और लैंसडाउन में ही कोर्ट हुआ करते थे, और हर साल की वो जो है अपने 1926 से लेके और जब तक उन्होंने वकालत करी 1949 तक, तब तक हर एक वर्ष की उन्होंने डायरी अपनी बना के रखी। तो वो डायरियाँ भी अभी तक मौजूद हैं मेरे पास, वो रखी हुई हैं। ताऊ जी ने जो है मेरे पिताजी को कहा कि तुम पढ़ाई करने चले गए तो तुम मेरे लिए जो है कुछ लतीफ़े लिखो। लतीफ़े का मतलब चुटकुले और जोक्स, तो या कोई कहानी लिखो। तो इस किताब में जो है उन्होंने वो लिखी, और ये जो है संबत 1914, और इसमें उन्होंने हिकायत लतीफ़ हिस्सा अव्वल, जिसको जनाब बाबू गोविंद प्रसाद ने बनाया है और कांति प्रसाद ने गोविंद के कहने से बनवाई है, ये लिखा हुआ है उसमें। तो इसमें पूरे हाथ से लिखी हुई है ये किताब, और पूरा जो है किस्सा जो है उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। चरखा जो है मेरे फादर के टाइम का है, और उस समय जिस समय गांधी जी ने चरखा मूवमेंट चलाया था और सूत के लिए उन्होंने कोशिश करी थी, तो उसी समय के शायद मेरे फादर ने ये परचेज़ किया होगा। तो ये हमारे को जो है गोडाउंस में मिला, अपने जो हमारे गोडाउंस थे जहाँ पे सामान रखा रहता था, और फिर इसको हमने थोड़ा सा जो है इसमें पेंट वगैरह करा के इसको ठीक ठाक करा लिया, लेकिन एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसको हमने अपने ऑफिस में रखा हुआ है। 1794 का मैप है बाय डेविड रमसे। इसमें ख़ासतौर से जो हमारा शिवालिक श्रेणी है उसको दिखाया गया है इस मानचित्र में, और आप देखेंगे कि इसमें हरी एक लाइन दिखाई है, और हरी लाइन के ऊपर जो है पहाड़ों की पंक्तियाँ दिखाई गई हैं। अब आपको मालूम है जैसे कि कोटद्वार हमारा जो शहर है वो वहाँ से ही पहाड़ शुरू होते हैं। तो उस समय जो पेंटर थे उन्होंने ये जो जिन्होंने मानचित्र बनाया है, उन्होंने हमारे कोटद्वार का नाम कोटद्वार घाट लिखा है, COADWAR और GAUT। घाट जो है अपने हिसाब से उन्होंने लिख दिया घाट। घाट से मतलब है घाट, GHAT घाट। तो जैसे कोटद्वार की स्पेलिंग भी उन्होंने अपने हिसाब से लिखी हुई है। इसके बाद जो है दूसरा जो है उसके बगल में ही जो है यहाँ से लगभग जो है 10-12 किलोमीटर पे चौकी घाट लिखा हुआ है। ये खंडवाश्रम वाली जगह है, और चौकी घाट तो अभी भी अब इसी नाम से विख्यात है। चौकी घाट में मालन नदी बहती है, और चूँकि वो भी नदी के किनारे तो उसको भी घाट लिखा हुआ है। इससे आगे जो बढ़ते हैं तो लाल ढांग लिखा हुआ है, तो लाल ढांग भी ये पुराना रास्ता है वहाँ जाने का, लाल ढांग। और उससे आगे बढ़ते हैं तो चंडी घाट, यानी कि गंगा के किनारे का चंडी घाट, और हरिद्वार। तो हरिद्वार हार्डवेयर लिखा हुआ है हरिद्वार के लिए, और चंडी के लिए CHANDY चंडी घाट लिखा हुआ है। इसी के नीचे आता है तो हमें दिखाई देगा कि कोटद्वार से एक रास्ता दिखाई दे रहा है नजीबाबाद के लिए। तो नजीबाबाद की स्पेलिंग भी उन्होंने निजाबाबाद लिखी हुई है। अब उसके नीचे एक चीज़ और लिखी हुई है पट्टरगढ़। पट्टरगढ़ आपको बताऊं मैं कि आजकल जिसको
सुल्ताना डाकू का किला कहते हैं, उससे पहले पत्थरगढ़ का किला कहा जाता था। तो पत्थरगढ़ जो है बिल्कुल सामने नजीबाद के सामने, जब आप मुरादाबाद से नजीबाद की तरफ आते हैं तो रेलवे लाइन जो वहाँ पे नजीबाद के आसपास जो इतना पूरा 180 डिग्री का घुमाव लेती है, तो उस समय जो है सुल्ताना डाकू वाला किला दिखाई देता है। ये वही पत्थरगढ़ की जगह है, जिसके नीचे ये बिजनौर है और ये गंगा की रिवर। आपने सुना कोटद्वार का पूरा जो सफ़र था 1886-87 से लेकर और आज 2024 में हम हैं। तो इन सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ थे योगेंद्र गिरला जी। तो सर, आपने जो जानकारियां हमें दी कोटद्वार को लेकर और अपनी 5 पीढ़ियों का अनुभव जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया है, और हमारे शो में जुड़ने के लिए, हमें इन सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप होते हैं, आप हमें सुनते हैं, आप हमें देखते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ और नया दिखाने का, कुछ और नया करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी।